हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7। लास्ट लेक्चर होगा हमारा ये मनी एंड बैंकिंग का। इसके बाद आपकी मनी एंड बैंकिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ऑलरेडी मैंने पीवाईक्यूज करवा रखे हैं, आप प्लेलिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी यूनिट्स हैं उन सबके पीवाईक्यूज आपके ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जैसे जैसे आपकी यूनिट्स जो है वो कंप्लीट होती रहे, जाके पीवाईक्यूज जो है आप प्लेलिस्ट में चेक करना और आपको सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी मिल जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने मैक्सिमम सारी चीजें जो है वो कवर कर रखी हैं यूट्यूब पे फ्री में। तो किसी को भी अगर फ्री में पढ़ना है तो आप जो है आराम से पढ़ सकते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज की इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन है ना कि अगर आप सिर्फ पीवाईक्यूज भी करोगे तो भी आप जो है उससे काफी ज्यादा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि पीवाईक्यूज आपके डिटेल में है। डिटेल में सारे पीवाईक्यूज करवाए गए हैं। तो ये हमारा जो है वो लास्ट लेक्चर है मनी एंड बैंकिंग का, जिसमें हम करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार जो है वो क्वेश्चन आता है और इसके बाद आपका मनी एंड बैंकिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 से। एक काम आप करा करो कि आप जो भी यूनिट है ना उसकी प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो। उस प्लेलिस्ट में मैंने सारी चीजें ऐड कर रखी है, चाहे वो पीवाईक्यूज हो, चाहे उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्लास हुई है वो हो, तो सब चीजें प्लेलिस्ट में ऐड है। और कुछ ऐड नहीं होता तो वो मुझे बता देना। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, क्या पर्पस है इस एक्ट का? ये एक्ट जो है वो डिफाइन करता है, अमेंड करता है, डिफाइन करता है और अमेंड करता है द लॉ रिलेटिंग टू प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स। प्रोमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक्स से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं अमेंड किए जाते हैं। इसके अंदर कोई भी चेंजेस आ रहा है वो देखा जाता है। प्लस ये एक्ट जो है वो डिफाइन करता है किसको? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को। सबसे पहली चीज जो है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स कब आया था? 1 मार्च 1981। फोर्स में कब आया था? 1882 में। इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब बना था? 1881 में। ये किस पे अप्लाई है? कंप्लीट होल इंडिया पे है। सेक्शन 13 जो है वो डिफाइन करता है तीन टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ध्यान रखेंगे कौन सा सेक्शन डिफाइन करता है तीन टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रॉमिसरी नोट्स हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक है। सेक्शन नंबर 13 डज नॉट इफेक्ट इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1871 और एनी लोकल यूसेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन ओरिएंटल लैंग्वेज, हुंडीज जिसे हम कहते हैं। ये इन चीजों पे इफेक्ट नहीं करता है। फीचर्स बेस्ड ऑन प्रिजम्पशंस, सेक्शन 118। सेक्शन 11 के 8 के अकॉर्डिंग कुछ लीगल प्रिजम्पशंस है जो मेड किए गए हैं, अनलेस प्रूवन अदरवाइज कुछ जो है प्रिजम्पशंस ली गई हैं। और क्या क्या प्रिजम्पशंस ली गई हैं, क्या कंसिडरेशन होगा? मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंट एज्यूम किया जाएगा टू बी मेड फॉर वैलिड कंसिडरेशन। डेट क्या होगी? इट इज प्रिज्यूम टू बी मेड ऑन द डेट मेंशन्ड, जिस दिन मेंशन किया है उसी डेट पे। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी? एज्यूम टू बी एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पहले। ट्रांसफर कब? एज्यूम टू बी ट्रांसफर्ड बिफोर मैच्योरिटी। ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट presumed to be endorsed in the order they appear, जिस ऑर्डर पे वो अपीयर हुए तब। स्टैम्प presumed to be duly stamped and signed। ठीक है, ये सारी presumptions जो हैं वो ली गई हैं इस किसमें? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोमिसरी नोट की। यहाँ पे तीन चीजें हैं, प्रोमिसरी नोट है आपका, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है और चेक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोमिसरी नोट किसके अंडर आता है? सेक्शन 4 में आता है। Promissory note क्या है? Promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money to a specific person or the bearer। या bearer या फिर specific person को आपको एक certain sum of money जो है वो देनी है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में है, जो कंटेन करता है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, कोई कंडीशन नहीं है। साइन कौन करेगा? जो मेकर है बनाएगा कि ये जो है एक सर्टेन सम ऑफ मनी एक स्पेसिफिक पर्सन को दिए जाएगी। नॉट अ प्रोमिसरी नोट। किन किन चीजों में प्रोमिसरी नोट नहीं कंसीडर किया जाता? बैंक नोट्स या करेंसी नोट्स एक्सक्लूड है, इसमें ये कोई प्रोमिसरी नोट नहीं है और ये वैलिड भी नहीं है। अब ये तीन एग्जांपल मैंने देख लिए। गिवन है आपको, आई हैव टेकन ₹100 फ्रॉम यू, विल पे व्हेन आस्क्ड। ये इस तरीके की चीजें अगर लिखी गई हैं तो वो प्रोमिसरी नोट की कैटेगरी में नहीं आती है। वैलिड एग्जाम्पल क्या है प्रोमिसरी नोट का? आई प्रॉमिस टू पे बी or order ₹1,500। I acknowledge myself to be in debt to be in ₹1,000 to be paid on demand for value received। जी, अगर इस तरीके से है तो वो वैलिड जो है वो माना जाएगा। अगर हम टाइप की बात करें तो दो टाइप के आपके प्रोमिसरी नोट होते हैं। एक होती है आपकी डिमांड प्रोमिसरी नोट जो पेबल है ऑन डिमांड। एक होते हैं आपके यूजेंस प्रोमिसरी नोट जो पेबल होते हैं आफ्टर एक स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड पे, मतलब एक स्पेसिफिक डेट पे। और ये जब जैसे डिमांड डिपॉजिट्स हैं, जब आप जाओगे बैंक में तब आपको पैसा मिलेगा, तो ये उसी तरीके के हैं डिमांड।
क्या एसेंशियल है एक प्रॉमिसरी नोट में, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइंड बाय द मेकर, ये जरूरी चीजें हैं। मस्ट इंक्लूड अ क्लियर प्रॉमिस टू पे, मेंशन होना चाहिए क्लियरली। मस्ट मेंशन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, की कितनी अमाउंट है। स्टैम्प रिक्वायर्ड अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, मस्ट मेंशन अ डेट, डेट होनी चाहिए। पेबल ओनली इन मनी एंड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और बियरर। बेसिक बेसिक चीजें क्या है? राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, क्लियर प्रॉमिस होना चाहिए पे करने का, एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो है वो मेंशन होनी चाहिए, ठीक है, डेट मेंशन होनी चाहिए, पेबल होना चाहिए ओनली इन मनी, मनी की फॉर्म में, कि आप स्पेसिफिक पर्सन को, बियरर को आप पेबल करोगे। अब हम बात करते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। ये किसके अंडर आता है? सेक्शन 5। नेगोशिएट आपका प्रॉमिसरी नोट किसके अंडर है? सेक्शन 4। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रॉमिसरी नोट सेक्शन 4, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसमें आता है? सेक्शन 5 में आता है, याद हो जाएगा ये तो। नाउ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? ए बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर directing a certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person to the bearer of instrument. Section 5 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में ये पर्टिकुलर डेफिनेशन है किसकी? बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। ठीक है, अब हुंडी का मतलब क्या है? हुंडी सी का पार्ट है, इसलिए इसमें मेंशन है कि हुंडी भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो रिटर्न है इन इंडियन लैंग्वेज। इंडियन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? हुंडीज बोला जाता है। ये आपने जब बिजनेस स्टडी, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपने बिजनेस स्टडी पढ़ी होगी 11th में, तो उसमें आता है ये टॉपिक। गवर्नड बाय कस्टम एंड लोकल यूसेज में, नॉट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं आता है, लोकल पर्सन जो है वो हुंडीज यूज करते हैं। एवरी हुंडी मे बी अ बिल ऑफ एक्सचेंज बट नॉट एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ हुंडी। हर एक हुंडी जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकती है, लेकिन सारे बिल ऑफ एक्सचेंज वो हुंडीज में काउंट नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट जो है वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एवरी एच इज बी, ये वैलिड है। एवरी एच इज बी, हर एक हुंडी बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकती है, बट एवरी बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट हुंडी। वो जरूरी नहीं है कि हुंडी में काउंट हो। पार्टीज कौन कौन सी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में? एक तो ड्रॉअर है, जिसने बिल जो है जो बिल करेगा, ऑर्डर करेगा पेमेंट को। एक ड्रॉई है, जो पर्सन डायरेक्टेड टू पे, जिसको डायरेक्ट किया जाएगा कि ये पर्सन पे करेगा। एक पेई है, पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड, कि पेमेंट जिसको पे की जाएगी, ठीक है। नाउ, क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस है? जैसे एसेंशियल कंडीशंस आपकी थी, आपने अभी क्या पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज से पहले? प्रॉमिसरी नोट, उसकी एसेंशियल कंडीशंस थी। ऐसे ही आपकी एसेंशियल कंडीशंस है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की। क्या क्या चीजें हैं? मस्ट बी इन राइटिंग, मस्ट बी साइंड, सर्टेन ड्रॉ, ड्रॉई और पे मेंशन होना चाहिए, सर्टेन अमाउंट मस्ट बी पेबल, मस्ट बी प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड, मस्ट कंटेन एंड एक्सप्रेस एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे मनी ओनली। ऑर्डर मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन के साथ नहीं होना चाहिए ऑर्डर, ठीक है। नाउ, कौन सा वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाएगा? I shall be highly obliged if you make it convenient to pay rupees 10,000 to Parish. Please let the bearer have rupees 1,000 and oblige, नहीं, इस तरीके के एग्जाम्पल्स अगर इस तरीके से लिखा है तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। नाउ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में डिफरेंस क्या है? देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी है, ड्रॉअर है, ड्रॉई है और पेई है, जबकि प्रॉमिसरी नोट में दो है, एक मेकर है और एक पेई है। मेकर लायबल टू पे, ड्रॉअर में और मे नॉट बी अ पे। जिसने ड्रॉ किया है वो जरूरी नहीं है कि वो पे हो, बट मेकर कैन नॉट बी अ पे। यहाँ पे मेकर पे नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। नाउ, यहाँ पे ड्रॉअर जो है वो पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नेचर क्या है? अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे है, अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे है प्रॉमिसरी नोट के केस में। एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस नीडेड, यस इफ पेबल आफ्टर साइट, यस एक्सेप्टेंस जरूरी है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं है। प्राइमरी लाइबिलिटी यहाँ पे किसकी होती है? ड्रॉय की आफ्टर एक्सेप्टेंस, और यहाँ पे किसकी लाइबिलिटी है? प्राइमरी लाइबिलिटी मेकर की, ठीक है, जिसने बनाया है। नाउ, नेक्स्ट रिलेशन, यहाँ पे ड्रॉअर टू ड्रॉई, ड्रॉअर का ड्रॉई के साथ रिलेशन, यहाँ पे डायरेक्ट मेकर और पे का रिलेशन है। प्रोटेस्ट फॉर डिसऑनर, रिक्वायर्ड फॉर फॉरेन बिल्स, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नोटिस फॉर डिसऑनर, की डिसऑनर हो जाए तो मस्ट बी गिवन, गिवन देना पड़ेगा। अगर डिसऑनर हो जाता है तो नोटिस देना पड़ेगा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, प्रॉमिसरी नोट के केस में। नाउ, टाइप्स ऑफ बिल, कितने तरीके के बिल होंगे? एक होता है इनलैंड बिल, सेक्शन 11 में आता है। अ बिल इज इनलैंड, एक बिल को इनलैंड कब माना जाएगा? ड्रॉन एंड मेड इन इंडिया, जब इंडिया में हो, ड्रॉ या में, पेबल इन इंडिया और ड्रॉन ऑन अ पर्सन इन इंडिया, ठीक है, तो वो क्या कंसीडर किया जाएगा? इनलैंड बिल जो है वो कंसीडर किया जाएगा। एग्जाम्पल, मतलब दिल्ली से कोलकाता, पेबल चेन्नई में हो जाए। दिल्ली से जर्मनी, पेबल इंडिया में है। दिल्ली से कोलकाता, एक्सेप्टेड इन इटली, तो ये सारे कंसीडर किए जाएंगे इनलैंड बिल। फॉरेन बिल किसमें आते हैं? सेक्शन 12 में। इनलैंड बिल किसमें आते हैं? सेक्शन 11 में। Now, foreign bill. All bills not fulfilling in
इनलैंड कंडीशंस। जो बिल ये इनलैंड कंडीशन फुलफिल नहीं करता कि ड्रॉन और मेड इन इंडिया या फिर पेबल इन इंडिया है या फिर ड्रॉन ऑन पर्सन इन इंडिया है, अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करता तो वो किसका पार्ट है? वो फॉरेन बिल का पार्ट है। रिक्वायर प्रोटेस्ट इन केस ऑफ डिसऑनर, यहाँ पे जैसे जरूरत नहीं थी प्रोटेस्ट फॉर डिसऑनर बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में रिक्वायर्ड है, प्रॉमिसरी नोट में नहीं है। फॉरेन अगर आपका बिल है तो उसमें रिक्वायरमेंट है प्रोटेस्ट की अगर वो डिसऑनर हो जाता है फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग। जनरली ड्रॉ किया जाता है इन 3 सेट, सेक्शन 132 एंड 133। ठीक है। नाउ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके कानों में से निकल जानी चाहिए ये बात। ठीक है। नाउ टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन हम देखें, एक होता है हमारा टाइम बिल, एक होता है डिमांड बिल। नाम से ही पता चल रहा है टाइम मतलब एक फिक्स पीरियड के बाद, एक डेट के बाद। डिमांड बिल मतलब पेबल ऑन डिमांड। ओके। नाउ अदर टाइप्स की बिल की अगर हम बात करें, ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल क्या है? ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड फॉर अ जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन, मतलब सेल हुई है गुड्स की क्रेडिट पे तो बिल ड्रॉ किया है, ट्रेड बिल है। अकोमोडेशन बिल क्या होगा? ड्रॉन विदाउट एनी अंडरलाइन ट्रेड ट्रांजेक्शन फॉर फाइनेंशियल अकोमोडेशन, फाइनेंशियल हेल्प के लिए। ठीक है, कोई ट्रेड ट्रांजेक्शन नहीं हुई, कोई गुड्स की कोई सेल परचेज नहीं हुई है, वो आपका क्या हो गया? अकोमोडेशन बिल। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? कैन फंक्शन एज आइदर अ बिल और अ नोट बेस्ड ऑन होल्डर्स इंटरप्रिटेशन, जिसने होल्ड किया है उसकी इंटरप्रिटेशन पे वो बिल भी कंसीडर किया जा सकता है और नोट भी कंसीडर किया जा सकता है, प्रोमिसरी नोट। तो वो किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर, क्लियर नहीं है यहाँ पे चीज कि इंस्ट्रूमेंट कैसा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या फिर प्रोमिसरी नोट है। तो प्रोमिसरी नोट है तो बेस किया जाता है कि होल्डर क्या इंटरप्रिटेशन उससे निकालता है, तो वो वही माना जाएगा। नाउ अगर हम इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात करें तो अभी हमने क्या देखे, सेक्शन 5 में क्या मेंशन है? डेफिनेशन। सेक्शन 11 किसका है? इनलैंड बिल का। सेक्शन 12 किसका है? फॉरेन बिल का। 132 और 133 क्या है? बिल्स एंड सेट्स। ठीक है। 132 और 133 अभी हमने देखा था, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फॉरेन बिल से ही रिलेटेड है, जो अलग अलग सेट में ड्रॉ किए जाएंगे। नाउ ये 3 याद रखना। ओके। नाउ नेक्स्ट था हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक। ओके। चेक क्या है? चेक किस में आता है? सेक्शन 6 में। नाउ ये सारे लगातार ही है तो इतनी इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी याद करने के लिए। चेक क्या है? चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज विद टू मोर क्वालिफिकेशन। और क्या क्लासिफिकेशन है? इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, एक पर्टिकुलर बैंकर पे ही स्पेसिफाइड ड्रॉ किया जाएगा। ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड है। ठीक है, ऑलवेज डिमांड पे पेबल है, टाइम नहीं है इसमें। नाउ consequently all checks are bill of exchange but all bills are not checks, जैसे बोला गया ना, every hundi may be a bill of exchange but every bill of exchange may not be a hundi। तो ये चीज इसी में है कि जितने भी चेक्स हैं वो क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। बस जरूरी नहीं है कि सारे बिल्स क्या हो? चेक हो। क्या क्या कंपोनेंट है चेक के? चेक में क्या होता है? नेम बैंक का, एड्रेस ब्रांच की, आईएफएससी कोड जो होता है, अकाउंट नंबर और एमआईसीआर। ठीक है। मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें। ठीक है, ये है एमआईसीआर। ये आपका क्या है? अकाउंट नंबर मेंशन करोगे, अमाउंट पे करोगे, अकाउंट नंबर मेंशन होगा। ठीक है, डेट होगी यहाँ पे, ये धारक को, बियरर को इतना, यहाँ पे आपके साइन होंगे, इतने वर्ड्स में, नंबर्स में आपके मेंशन होगी, यहाँ बैंक का नाम होगा। ठीक है। तो नेम ऑफ बैंक, नेम ऑफ बैंक, बैंक का नाम, यहाँ पे आईएफएससी कोड आपका ये रहा, आईएफएससी कोड, एड्रेस, अकाउंट नंबर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक चेक में क्या क्या चीजें होती हैं, बेसिक चीजें हैं ये, इस तरीके के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आईएफएससी कोड। क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड is an 11 character alphanumeric code used uniquely identify bank branches participating in NIFT, RTGS, IMPS। ठीक है, तो उसके लिए होता है आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड में फर्स्ट जो पहले 4 कैरेक्टर हैं वो अल्फाबेटिक होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं बैंक का नाम, SBIN, देखा होगा ना आपने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिफ्थ कैरेक्टर हमेशा 0 होगा, रिजर्व है फॉर फ्यूचर यूज। और लास्ट के जो 6 कैरेक्टर हैं वो क्या होंगे? अल्फा न्यूमेरिक, जो आइडेंटिफाई करेंगे स्पेसिफिक ब्रांच को। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ब्रांच के लिए। जैसे यहाँ पे आईएफएससी कोड आपको दिख रहा है ना, यहाँ स्विफ्ट लिखा है, यहाँ पे SBIN लिखा है, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चीजें, ये बेसिक बेसिक चीजें इतना पता होना चाहिए, ये यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ठीक है ना। पर्पस क्या होता है इनका? यूज निफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इनके लिए यूज किया जाता है। आइडेंटिफाई ओरिजिनेटिंग एंड डेस्टिनेशन बैंक ब्रांचेस, हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। प्रॉपर मैसेज जो है वो प्रॉपर रूट से पहुंच जाएगा, इसलिए आईएफएससी कोड जरूरी है। इंश्योर करता है एक्यूरेट एंड एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आपका क्या हो? फंड ट्रांसफर हो। ओके, इसलिए है आपका आईएफएससी कोड। वहीं अगर हम एमआईसीआर की बात करें, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कोड, ये क्या है? ये 9 डिजिट न्यूमेरिक कोड है, प्रिंटेड है एट द बॉटम ऑफ द चेक यूजिंग मैग्नेटिक इंक। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, आपको मेंशन है, ये आपका एमआईसीआर कोड है आपका। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? 9 डिजिट। यस,
9 डिजिट न्यूमेरिक कोड प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द चेक यूजिंग मैग्नेटिक इंक। ये एनेबल करता है फास्टर चेक प्रोसेसिंग यूजिंग MICR टेक्नोलॉजी। पहले 3 डिजिट में सिटी का कोड होगा, पिन कोड के साथ अलाइन। नेक्स्ट 3 डिजिट आपकी बैंक के कोड होंगे और लास्ट 3 डिजिट आपकी ब्रांच की कोड होगी। ये चीज भी आपको जो है वो याद होनी चाहिए। एक तो MICR का और IFSC का, ये दोनों आपको मेंशन होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पे कितने हैं, 11 कैरेक्टर है आपके। अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब अल्फाबेट्स भी है, नंबर्स भी हैं। लेकिन आपका जो MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपका न्यूमेरिक कोड है। ठीक है, 3 डिजिट सिटी कोड, 3 डिजिट बैंक कोड, 3 डिजिट ब्रांच कोड, CBB। ठीक है, पहले बैंक पता होगा तभी तो ब्रांच पे जाओगे ना, तो पहले बैंक फिर ब्रांच। यूज एंड रेलिवेंस, यूज किस लिए किया जाता है, ECS चेक क्लियरेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी चेक सिस्टम होता है, चेक क्लियर करने के लिए, कोर बैंकिंग सिस्टम। नाउ स्पीड अप प्रोसेसिंग थ्रू मैग्नेटिक इंक बेस्ड सॉर्टिंग मशीन, मतलब कि स्पीड अप, प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, IFSC 11 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक, MICR 9 डिजिट का न्यूमेरिक होगा। पर्पस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। MICR किस लिए होता है, चेक क्लियर के लिए। निफ्ट, RTGS एंड IMPS में यूज किया जाता है IFSC कोड। ECS और CTS चेक ट्रंकेशन सिस्टम, मतलब चेक को क्लियर करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रंकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक चेक क्लियरेंस, इस चीज के लिए आपका क्या होता है, MICR कोड होता है। प्रिंटेड ऑन, नॉट प्रिंटेड ऑन चेक, IFSC कोड प्रिंट नहीं होता है, प्रिंटेड ऑन बॉटम लाइन ऑफ चेक। टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है इन ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, और ये यूज किया जाता है मैग्नेटिक इंक बेस्ड चेकिंग, चेक की स्कैनिंग के लिए। MICR कोड जो है वो होता है। नाउ टाइप्स ऑफ चेक की अगर हम बात करें, तो टाइप्स ऑफ चेक में अगर हम क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ बैंक, एक होता है आपका ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक मतलब a check in which drawer sign but leaves detail like amount, date, blank, risk if lost और misused। ठीक है, मैंने ब्लैंक चेक काट के दे दिया बैंक को कि इतने टाइम पे आप ये जाके जमा कराना। इसमें बहुत ज्यादा रिस्की है, मिसयूज भी हो सकता है, गुम भी हो सकता है, सिर्फ आपके साइन यहाँ पे हैं, बट बाकी सारी डिटेल, अमाउंट्स वगैरह कुछ मेंशन नहीं है। तो ब्लैंक चेक में आपके साइन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे बेसिक चीज, बाकी चीजें तो कोई भी फिल कर लेगा। ऑन द बेसिस ऑफ क्लियरिंग के बेसिस पे देखें तो ओपन चेक और क्लोज चेक। ओपन चेक मतलब क्या है, कैन बी एनकैश डायरेक्टली एट द बैंक काउंटर, इट मे बी अ बियरर और ऑर्डर चेक। ठीक है, डायरेक्टली एनकैश किया जा सकता है। क्लोज चेक कौन से होते हैं, जो क्रॉस होते हैं, क्रॉस होता है, कैन नॉट बी एनकैश डायरेक्टली, अमाउंट जो है वो क्रेडिट होगी ओनली टू द पेज अकाउंट, टू पैरेलल लाइंस आर ड्रॉन ऑन द चेक। दो पैरेलल लाइन बनाते हैं तो वो दिखाया जाता है आपका क्लोज चेक। क्रॉस चेक, अगर आपने कहीं जॉब की होगी तो उस केस में क्या होता है, आपसे चेक जो है सिक्योरिटी के बेसिस पे चेक रखवाया जाता है, क्रॉस चेक हम करके देते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ अमाउंट क्रेडिट होगी सिर्फ पे के ही अकाउंट में। टाइम के बेसिस पे अगर हम देखें, एंटीडेटेड चेक होते हैं आपके, पोस्ट डेटेड चेक होते हैं। एंटीडेटेड चेक कौन से होते हैं, चेक डेटेड बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, वैलिड है अप टू 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट मेंशन। पोस्ट डेटेड चेक क्या होंगे कि फ्यूचर में, मैंने बोल दिया कि 11 अगस्त है आज, मैंने बोल दिया कि 11 सितंबर में ये चेक हो जाएगा, तो ये पोस्ट डेटेड है। इट कैन नॉट बी एनकैश बिफोर द मेंशन, इस डेट से पहले आप जाके एनकैश इस चेक को नहीं करा सकते। ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न की बात करें तो डिसऑनर चेक होते हैं और स्टेल चेक होते हैं। डिसऑनर चेक की अगर हम बात करें, चेक रिटर्न बाय बैंक, आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड है तो चेक रिटर्न होगा, या सिग्नेचर मिसमैच है, या फिर किसी भी रीजन से आपका चेक डिसऑनर हो सकता है। और आपके डिसऑनर चेक के केस में आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेज भी फेस करने पड़ सकते हैं अंडर सेक्शन 138, ये चीज ध्यान रखेंगे, ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सेल चेक क्या होता है, चेक दैट इज नॉट प्रेजेंटेड विद इन 3 मंथ, 3 मंथ के लिए वैलिड होता है, विद इन 3 मंथ अगर इसे प्रेजेंट नहीं किया गया तो ये इनवैलिड है पेमेंट के लिए। दोनों चीजें ध्यान रखेंगे। डिसऑनर चेक, इनसफिशिएंट फंड्स, सिग्नेचर मिसमैच है आपके, या अदर रीजंस के कारण चेक डिसऑनर हो सकता है, और ये किसके अंदर आता है, अंडर सेक्शन 138, आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। सेल चेक अगर आपने विद इन टाइम पीरियड, विद इन 3 मंथ अगर आपने नहीं जमा करवाया तो वो इनवैलिड है, किसके लिए, पेमेंट के लिए। ओपन चेक क्या होते हैं, ओपन चेक इज अ चेक दैट इज नॉट क्लोज्ड एंड कैन बी एनकैश डायरेक्टली एट द बैंक काउंटर। ये अलाउ करता है कैश विड्रॉल ओवर द काउंटर बाय द होल्डर या फिर पेई, और मतलब जिसने भी होल्ड कर रखा है या जो पेई है वो। दीज चेक्स आर नेगोशिएबल, मतलब कैन बी ट्रांसफर टू अनदर पर्सन बाय मेयर डिलीवरी एंडोर्समेंट, मैंने दूसरे पर्सन को दे दी तो उसको ट्रांसफर हो जाएगा। दो टाइप के ओपन चेक होते हैं, एक आपका होता है बियरर चेक और एक होता है आपका ऑर्डर चेक। बियरर चेक क्या होता है, बियरर चेक इज पेबल टू द पर्सन होल्डिंग और प्रेजेंटिंग इट, जिसने होल्ड कर रखा है या जो बैंक में जाके प्रेजेंट कर रहा है। इसमें आइडेंटिफिकेशन जरूरी नहीं है होल्डर की, वर्डिंग लिखी होगी पे टू डैश और बियरर, जो भी नाम है या फिर जो बियरर है।
रिस्क इन केस ऑफ लॉस या फिर थेफ्ट, सिंस एनीवन कैन एनकैश, क्योंकि बियरर चेक है, जिसके पास होगा वो एनकैश करा सकता है। एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए ने इशू किया एक चेक इन द नेम ऑफ पे टू राम और बियरर, एनी पर्सन होल्डिंग इट कैन रिसीव अ पेमेंट, क्योंकि राम के अलावा और क्या लिखा हुआ है, बियरर, जिसके पास चेक है वो भी जाके जो है बैंक में जमा करा सकता है, वो होते हैं आपके बियरर चेक। ऑर्डर चेक क्या होते हैं? ऑर्डर चेक इज पेबल टू द पर्सन नेम्ड इन द चेक और टू एनीवन ही और शी एंडोर्सेस टू इट, created by striking out the word bearer and writing only the pay's name. बैंक वेरीफाई करेगा आइडेंटिफाई ऑफ द पे एनकैशमेंट करने से पहले। वर्डिंग क्या होगी? डायरेक्टली पे टू मिस्टर राम, और बियरर यहाँ पे नहीं लिखा होता, डायरेक्टली लिखा होगा राम, तो सेफर है बियरर चेक से तो ऑफकोर्स। की डिफरेंस क्या है? यहाँ बियर चेक में होल्डर मतलब किसी जिसने होल्ड कर रखा है चेक उसको पेमेंट हो जाएगी, लेकिन ऑर्डर चेक में नेम्ड होगा पर्सन, उसकी आईडी देखी जाएगी। आइडेंटिफिकेशन यहाँ जरूरी नहीं है बियरर चेक में, ऑर्डर चेक में जरूरत है। रिस्क बहुत ज्यादा है कि जिसके पास चला गया वो ले लेगा, और ऑर्डर के केस में, ऑर्डर चेक के केस में कम है। इजिली ट्रांसफर हो सकते हैं आपके बियरर चेक। ऑर्डर चेक आपके ट्रांसफरेबल है सिर्फ जब आप एंडोर्स कर दो दूसरे पर्सन को ना। क्लोज चेक, क्रॉस चेक या अकाउंट पे चेक, क्या मतलब है? अभी हमने ओपन चेक देखा, क्लोज चेक, क्रॉस चेक या फिर अकाउंट पे चेक एक ही बात है। When two parallel transverse lines are drawn on the top left corner or across the face of check, ये क्या बन जाते हैं आपके क्रॉस चेक। हमने पहले देखा था पर अब डिटेल में देख रहे हैं थोड़ा सा। इट इज ऑल्सो रेफर एज क्लोज चेक या फिर उसे अकाउंट पे चेक भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ये चीज ध्यान रखना। फीचर क्या है? कैन नॉट बी एनकैश्ड एट द काउंटर, काउंटर पे जाके आप एनकैश नहीं कर सकते। पेमेंट इज नॉट मेड इन कैश, मस्ट बी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द पे पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द चेक, जिसमें मेंशन है। इवन बियरर या फिर ऑर्डर क्रॉस चेक्स आर ट्रीटेड द सेम, सेम माने जाते हैं, बियरर चेक भी ऑर्डर क्रॉस चेक भी। पेबल ओनली थ्रू द बैंक अकाउंट, एंश्योर एडेड सिक्योरिटी, ओनली द अकाउंट होल्डर कैन रिसीव द अमाउंट, सिर्फ अकाउंट होल्डर ही रिसीव कर सकता है अमाउंट। देखो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत बस आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, क्योंकि ऑप्शंस होंगे आपके पास। रटना क्या है, ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस देख के याद आ जाएगा। एक बार एग्जाम से पहले दोबारा कंप्लीट मैराथन फास्ट ट्रैक पे 1.5x की स्पीड में सुन लेना, ठीक है। बाकी पीवाईक्यूज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं, तो आपको मैराथन में पता चल जाएगा कि किस मैराथन में मैंने कौन सी क्लास ली है, तो उस क्लास को 2-3 बार देख लेना, बाकी आप एक एक दो दो बार भी देखोगे तो बहुत है। ओके, नाउ जर्नल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग, अकाउंट पे क्रॉसिंग। जर्नल क्रॉसिंग क्या है? टू पैरेलल लाइंस ओनली कैन बी डिपॉजिटेड एनी बैंक इनटू पेज अकाउंट। स्पेशल क्रॉसिंग में स्पेसिफिक बैंक मेंशन होगा, इज रिटन बिटवीन द लाइंस, यहाँ पे बैंक का नाम मेंशन होगा। जर्नल क्रॉसिंग में सिर्फ 2 पैरेलल लाइन होगी, मतलब आप किसी भी बैंक में जाकर डिपॉजिट करा सकते हो इनटू पेज अकाउंट, ठीक है। अकाउंट पे क्रॉसिंग में क्या होगा? वर्ड लिखा होगा अकाउंट पे और अकाउंट पे ओनली, बिटवीन द लाइंस यहाँ पे लिखा होगा अकाउंट पे ओनली, ठीक है ना। क्या पर्पज या क्या बेनिफिट है? मिसयूज नहीं होगा, थेफ्ट नहीं होगा, इंश्योर करता है कि मनी जो है वो उसी पर्सन के पास गया है जिस पर्सन को हम देना चाहते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन में, गवर्नमेंट की पेमेंट्स में और सैलरी डिस्बर्समेंट में मेनली ये क्रॉस चेक ही यूज किए जाते हैं। क्रॉसिंग का मतलब सबको पता है कि 2 पैरेलल ट्रांसफर्स लाइंस फेस ऑफ द चेक विदाउट यूजिंग द वर्ड्स विदाउट लाइन विल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट का आपका क्रॉसिंग। आपने डायरेक्टली लिख दिया बट लाइन नहीं लगाई तो फिर वो कंसीडर नहीं किया जाएगा क्रॉसिंग में, ठीक है। अब जर्नल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग में क्या डिफरेंस है, सिर्फ समरी देख लेते हैं। जनरल क्रॉसिंग में 2 पैरेलल लाइन है विद और विदाउट वर्ड्स, स्पेशल क्रॉसिंग में 2 लाइन है प्लस स्पेसिफिक बैंक है, तो मतलब 2 लाइन तो जरूरी है। ये सेक्शन 123 में आता है, ये सेक्शन 124 में आता है। ये किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट हो सकती है, यहाँ पे सिर्फ स्पेशल क्रॉसिंग है ना, मतलब स्पेसिफिक बैंक का नाम है तो उसी के थ्रू होगी। एनकैशमेंट एंड काउंटर दोनों में से कहीं पे भी अलाउड नहीं है। सिक्योरिटी यहाँ पे मॉडरेट है, यहाँ पे ज्यादा हायर सिक्योरिटी है, नाम है ना स्पेसिफिक बैंक का इसलिए ना। बेस्ड ऑन टाइम, एंटी डेटेड और पोस्ट डेटेड, एंटी डेट से पहले, ये तो हम कर चुके ना शायद, और पोस्ट डेट फ्यूचर डेट पे। नाउ ये भी कर चुके, ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा और डिटेल में मैंने लिख रखा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया था ना आपका, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है अगर आपको याद हो तो। नाउ डिसऑनर चेक में हमने देख लिया कि अनपेड या इनसफिशिएंट फर्स्ट फंड्स हो, अदर रीजन हो तो वो डिसऑनर चेक है, 138 में है। स्टेल चेक आपका 3 मंथ तक नहीं दिया, ठीक है, वैलिड 3 मंथ तक प्रेजेंट नहीं किया। लीगल पेनल्टी क्या है डिसऑनर की? लीगल पेनल्टी आपकी 138 में, और लीगल पेनल्टी आपकी इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक की, फाइन अप टू डबल द वैल्यू ऑफ चेक, जितनी चेक की वैल्यू है उससे डबल का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों चीजें जो है वो भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। नाउ सेक्शन 18 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, अमाउंट इन वर्ड्स वर्सेस फिगर। अगर मिसमैच होती है, ठीक है,
वर्ड्स में कुछ लिखा है, फिगर्स में कुछ लिखा है, तो अमाउंट इन वर्ड्स वो लीगल अमाउंट है, अमाउंट इन फिगर आपके कट से अमाउंट है वो नहीं है। वर्ड्स में जो है वो आपकी क्या कंसीडर की जाएगी, आपकी लीगल अमाउंट जो है वो कंसीडर की जाएगी। ओके, क्लियर होगा ये तो मतलब फिगर में तो सिर्फ ये मान लिया कि भाई किसी ने कट सी में दे दिया, पोलाइटनेस को ही शो करता है, बट वर्ड्स में जो मानी लिखी गई है ना, वर्ड्स में जो लिखी गई है ₹2000 ओनली, और यहाँ पे आपने 2000 की जगह 20,000 लिख दिया, तो ये गलती देख मतलब समझी जा सकती है कि ये गलती होगी। बट आपकी वर्ड्स में जो मानी लिखी गई है वही आपकी क्या कंसीडर की जाएगी, वही आपकी लीगल अमाउंट जो है वो कंसीडर की जाएगी। बैंक हॉलीडे एज पर नेशनल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी पब्लिक हॉलीडे, एक होती है आपकी अनसर्टेन। पब्लिक हॉलीडे चेक ड्यू डेट इज प्रीवियस वर्किंग डे, पब्लिक हॉलीडे के केस में क्या होगा, चेक की ड्यू डेट प्रीवियस वर्किंग डे में होगी, और अनसर्टेन है तो नेक्स्ट में, मतलब पब्लिक हॉलीडे में तो पता है ना कि 15 अगस्त की मान लो छुट्टी है तो 14 अगस्त को क्लियर हो जाएगा, बट अनसर्टेन पता ही नहीं कि 17 तारीख को, 18 तारीख, 17 को तो संडे, 18 या 19 तारीख को क्या होगा, तो नेक्स्ट वर्किंग डे में होगा। इन शॉर्टेज चेक, चेक क्या होते हैं, ए चेक विदाउट अ डेट इज रिटन बाय अ बैंक, अगर चेक पे डेट नहीं है तो वो बैंक रिटर्न कर देगा और उसे हम क्या कहते हैं, इन शॉर्टेज चेक। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हो तो उसके लिए माफ करना। ओके, पब्लिक डेट में पता चल गया प्रीवियस वर्किंग डे, और अनसर्टेन अगर हॉलीडे है तो नेक्स्ट वर्किंग डे। छोटी छोटी चीजें, बहुत टफ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक या फिर ट्रंकेटेड चेक क्या होते हैं, ये पोस्ट 2002 में अमेंडमेंट हुई। ट्रंकेटेड चेक मतलब फिजिकल चेक इज नॉट मूव्ड, इमेज यूज की जाती है चेक क्लियरेंस में। ऐसा नहीं है कि बैंक ने यहाँ चेक इकट्ठे किए और वहां ले गए, नहीं, इमेज यूज की जाती है सिर्फ क्लियरिंग के लिए, तभी तो ये MICR है। इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या है, फुली डिजिटल चेक है, इस विद इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, क्रिएटेड वाया कंप्यूटर सोर्सेज के थ्रू ही जो है वो क्रिएट किए जाते हैं। अब डिमांड ड्राफ्ट क्या है, डिमांड ड्राफ्ट आपका आता है अंडर सेक्शन 85A नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर ही, ड्रॉन बाय वन बैंक ब्रांच ऑन द अनदर ऑफ द सेम बैंक, एक ही बैंक की मतलब SBI की एक अकाउंट एक ने दूसरी ब्रांच पे किया है, पेबल है ऑन डिमांड, वैलिडिटी 3 मंथ की है। ठीक है, 2012 से डिसाइड हुआ है। बैंक लाइबल होता है इफ इट फेल्स टू ऑनर द डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ही लाइबल होगा अगर वो फेल हो जाए डिमांड ड्राफ्ट ऑनर करने में। देखो, छोटी छोटी चीजें भी मैंने लिखी है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, फिर आपको ये ना लगे कि हमने पूरी मैराथन की और क्वेश्चन वहां से आया भी नहीं, इसलिए मैंने हर एक छोटी चीज का ध्यान रखा है, हर एक छोटी चीज जो है वो मेंशन है आपके नोट्स में। बैंकर्स चेक को भी हम बैंकर ड्राफ्ट भी कह सकते हैं। बैंक इशूड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर्स के बिहाफ पे जो है बैंक इशू करता है। गारंटेड बाय बैंक फॉर द फुल वैल्यू, बैंक गारंटी देता है। कैन नॉट बाउंस ड्यू टू फंड गारंटी, फंड गारंटी है ना, बैंक ने इशू किया है तो किसी बेसिस पे इशू किया होगा, ऐसे तो इशू किया नहीं। ट्रैवलर्स चेक क्या है, सेफर अल्टरनेटिव है टू कैश व्हेन ट्रैवलिंग, जो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो कैश की जगह आप ट्रैवलर्स चेक भी ले सकते हो। प्रीपेड होता है, फिक्स डिनोमिनेशन मेंशन होती है, सिग्नेचर की जरूरत है, वन साइड परचेज और अगेन ड्यूरिंग यूज, एक परचेज करते वक्त और एक यूज करते वक्त। कैन बी रिप्लेस्ड इफ लॉस्ट स्टोलन, नो कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं आएगी, रिप्लेस हो जाएगा आसानी से। देखो, ट्रैवलर्स चेक आपका M1 में आता है, ये मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ और ये क्वेश्चन जो है वो आ भी चुका है पेपर में। नाउ, एक्सेप्टेड डोमेस्टिकली इंटरनेशनली दोनों जगह एक्सेप्ट किया जाता है ट्रैवलर्स चेक। नेक्स्ट इज डिजिटल पेमेंट क्लियरिंग सिस्टम। डिजिटल पेमेंट क्लियरिंग सिस्टम में एक है आपकी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जो कब लॉन्च हुई थी, 2016 में। सेंट्रलाइज्ड ECS सिस्टम है फॉर बल्क पेमेंट्स के लिए, चाहे सब्सिडीज हो, सैलरीज हो, पेंशन हो, उसके लिए नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जो है वो लॉन्च हुआ है। स्टैंडर्डाइज एंड रिमूव लोकल बैरियर्स, जो आपके लोकल बैरियर्स आते थे उसको रिमूव करने के लिए ये डिजिटल पेमेंट क्लियरिंग सिस्टम लॉन्च हुआ। उसके बाद है आपका नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, RBI ऑपरेट करता है। डेफर्ड नेट सेटलमेंट सिस्टम है, बैच वाइज सेटलमेंट होता है ट्रांजेक्शन का। RTGS क्या है, रियल टाइम ग्रोस पेमेंट, जिस टाइम रियल टाइम में जो है फंड जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। नाउ सेक्शन ए, इसमें अब आपके क्वेश्चन है, मैंने सेक्शन ए में एक दिन में आपके सारे क्वेश्चंस भी करवा दूंगी, PYQs में ऑलरेडी जो है वो आपके करवा चुकी हूँ। और देखो इसमें वही क्वेश्चंस हैं, NSH रिप्लेस्ड विच सिस्टम, NAS ने रिप्लेस किया किस सिस्टम को, ECS सिस्टम को। NAS कब इंट्रोड्यूस हुआ था, NACH 2016 में। RTGS मेनली किसे यूज किया जाता है, हाई वैल्यू फंड ट्रांसफर में। ठीक है, RTGS की फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस है नॉर्मल। ठीक है, सो ये हम कर लेंगे एक साथ, जितने भी क्वेश्चंस की क्लास है। ऑलरेडी PYQs की क्लास जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट आपकी हो चुकी है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो वो मैसेज कर देना आप। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।